नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई हमारी बेहद ही खास पेशकश जी बिजनेस पर। मैं हूं स्वाति रायना। नमस्कार। चुनाव काफी अहम है और आज फर्स्ट फेज जिस तरह से गुजरात चुनावों का रहा है, दोपहर तक के जो आंकड़े साथ आए हैं, ऑलमोस्ट 45% वोटिंग हुई है। काफी क्रूशल है, बड़ा टेस्ट प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 22 साल का सूख है, क्या कांग्रेस पार्टी खत्म कर पाएगी? बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये कि क्या जीएसटी के बाद यहाँ पर गुजरात चुनावों में बंपर जीत हासिल कर पाएगी। लेकिन आपको बताएं, 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं दोपहर 2 बजे तक, सौरभ, 45% यहाँ पर मतदान हुआ है। बिल्कुल, गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 89 सीटों के लिए जो बता रहे हैं स्वाति, करीब और नवसारी में 53.54% है और सबसे कम तापी में 38.30% मतदान हुआ है। अमरेली की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे तक 43% मतदान हुआ है। मतलब अभी आंकड़े जो है 2 बजे तक है, 3 घंटे और के जो आंकड़े अब आएंगे 5 बजे तक, वो ये पूरी तरीके से निर्णायक साबित होंगे कि आखिरकार गुजरात की जनता ने क्या अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। क्या 71% से ज्यादा इस बार गुजरात की जनता वोट करने के लिए सामने आएगी। हालांकि युवाओं से, तमाम लोगों से भर भर कर वोटिंग करने की अपील खुद की थी तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, और हमने भी आपसे अपील की थी कि प्लीज बाहर आइए, घरों से वोटिंग कीजिए। वैसे भी छुट्टी का दिन है तो थोड़ा समय तो वोटिंग करने के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन गुजरात चुनावों की बड़ी बात यही कहती है कि दोपहर 2 बजे तक 45% मतदान। लेकिन हाँ, दूसरे दौर के लिए लूणावाड़ा में पीएम मोदी ने एक रैली भी की है और यहाँ पर एक बार फिर से सौरभ सवाल पूछ डाला है कि कांग्रेस लगातार मेरे माँ बाप का नाम पूछती है और कांग्रेस के नेता नारा लगाते हैं हर घर से अफजल निकलेगा। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जी, क्या गुजरात के हर घर में अफजल चाहती है कांग्रेस? प्रधानमंत्री ने इस तरह की आज बातें रखी हैं और कांग्रेस ने पीएम मोदी के आरोपों पर सफाई दी है। कांग्रेस ने इस पर क्लैरिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने कहा है, हम किसी सलमान निजामी को नहीं जानते हैं, ये कहना है कांग्रेस का। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पीएम मोदी अपनी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करें, इस तरह का कहना है। वहीं कांग्रेस का कई जगहों पर ईवीएम में मैल फंक्शनिंग, गड़बड़ियों का वो आरोप लगा रहे हैं। यानी फर्स्ट फेज जारी है और उनकी तरफ से इस तरह के आरोप भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और हम आपको बताएं कि लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव जो पहले चरण का मतदान चल रहा है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं हम तक तमाम ये अपडेट पहुंचा रहे हैं और पोरबंदर से हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश भी सुबह से लगातार इस पूरे मसले पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जो फिलहाल मेहमान जुड़े हुए हैं इस पेशकश में, वो है बीजेपी से लीडर नरेंद्र तनेजा जी और साथ ही कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अभय दुबे जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। इनफैक्ट मैं सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश आपके पास ही आऊंगी। सुबह से वोटिंग जो शुरू हुई 2 बजे तक 45% लगभग ये आंकड़ा सामने आया है। वोटिंग अब खत्म हो गई है। फिलहाल आप बताएंगे कि वहां पर आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर? ब्रह्म प्रकाश सुन पा रहे हैं हमें? लग रहा है अभी कॉन्टैक्ट इनसे पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन 5 बज गए हैं, वोटिंग खत्म हो गई। लेकिन लोग जो वहां मौजूद हैं वो अपने वोट सभी डाल सकते हैं जो वहां अंदर पोलिंग बूथ्स में है। तो इस तरह से ये जो पिक्चर इस समय क्लियर हो रही है। थोड़ी देर में और इस पे हम आपको अपडेट दे पाएंगे। पर आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। किस तरह से देख रहे हैं अभी तक की जो वोटिंग हुई है? जो फिगर्स हमारे पास हैं दोपहर तक के हैं, आप इनको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, जो हमारे पास खबरें आई हैं वो यही है कि 2 बजे तक, जैसे आपने कहा 45, उसके बाद भी काफ़ी वोटिंग हैवी हुई है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जबकि हमारे पास सारा जो फिगर है, जैसे आपके पास आ रही है, हमारे पास भी आ रही हैं, वो हमारे को उपलब्ध हों। मुझे लगता है आधे घंटे पौन घंटे में वो उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे प्राइम मिनिस्टर ने उठाए कि देखिए, चुनाव होते हैं, जनता आखिर में जनता यही देखती है कि जनता के जो वादे करे गए जनता के हित में क्या है, उसी हिसाब से वोट देती है। लेकिन चुनाव आप ये देखिए कि कांग्रेस ने स्तर कहां जाकर के गिराया और किस तरीके के लोग वहां पर जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री, जो कश्मीर से कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जिनका कुछ पता वता नहीं है, कुछ लोग ऐसे जिनके ट्वीट निकाले गए हैं, देखा गया है, जो प्रधानमंत्री के ऊपर पर्सनल अटैक, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पर्सनल अटैक, पिता मां, इस तरीके की बातें जो किसी भी हमने इतिहास में कभी नहीं देखा। और इस तरीके के लोग जिनके खून के बारे में अब कांग्रेस कह रही है वो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये सलमान निजामी जी की फोटो है,
राहुल जी के साथ फोटो हैं, अमेरिका में उनके साथ फोटो हैं, गुलाम नबी आजाद जी ने उनको अपॉइंट किया, उसकी सारी लेटर हैं, वो सारे कुछ हैं, और कल तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे। और जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए करना, अब ये होता ठीक है हार जीत चुनाव में होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कोई किसी भी राजनीतिक दल के देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में इस तरह के सवाल उठाना, और वो भी चुनाव जा करके और कैंपेनिंग के दौरान उठाना, ट्वीट करना और जा करके सब बातें करना। हमारा ये कहना, आपने जो करना है खुल के करिए ना। फिर अगर आपका व्यक्ति, आपने लेटर दिए राहुल जी के साथ फोटो, आप डिसोन क्यों कर रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है तो आकर के बोलिए, है ना। और अहमद पटेल जी का अंदर आप सबको बोल रहे हैं कि अहमद पटेल मुख्यमंत्री होंगे, वो कहते मैं नहीं होऊंगा, लेकिन वहां सबको यही बोला जा रहा है। अगर अहमद पटेल जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है तो स्पष्ट करिए। नरेंद्र तनेजा जी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस कद के खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि गुजरात से ही हैं, ताल्लुक रखते हैं, शायद उनको इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा टेस्ट यहाँ पर हमें लगता है कि जीएसटी आने के बाद गुजरात के जो कारोबारी हैं या जितने भी वहां पर युवा मतदाता पहली बार भी वोट देंगे या फिर अब वोट दे रहे हैं, उनके जो विचार हैं पार्टियों के लिए, वो मायने रखती है। हमारे साथ अभय दुबे साहब भी हैं, और इस बार कांग्रेस पार्टी भी दम भर रही है। राहुल गांधी को हमने जोर शोर से देखा है, काफी एक्टिवली उन्होंने इस बार चुनावों में पार्टिसिपेट किया। रोज एक सवाल भी पूछते हैं वो ट्विटर पर प्रधानमंत्री साहब से। लेकिन पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अभय दुबे जी, कैसी फीलिंग आपको पहले दिन यहाँ पर आ रही है? कैसा विश्वास जगा इस बार गुजरात में? बहुत उत्साह है हम लोगों में, और गुजरात की जनता ने जिस प्रकार प्रतिसाद कांग्रेस को दिया है, समूची गुजरात की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछते हैं कि आपके निजाम के क्या हाल हैं? आप कहते हैं कि ये निजामी कौन है, उसका हाल बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी, हम पूछते हैं कि पाटीदारों के सीने में गोलियां क्यों उतार दी गई आपके निर्देश पर? आप बताते हैं कि वो 13वीं सदी के मुगल काल का कोई शासक का नाम लेकर आप उल्लेख करने लगते हैं। हम कहते हैं कि बताइए, किसानों की 45 हजार हेक्टेयर जमीन छीनकर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट आपने ऑर्डिनेंस लाया और 5 उद्योगपतियों को दे दी। प्रधानमंत्री जी उस पर बात करना नहीं चाहते। आदिवासियों के 1,05,000 पट्टे 9 वर्षों से रोक कर रखे वनाधिकार अधिनियम के, उसकी बात नहीं बताते। प्रधानमंत्री जी, जो शिक्षा का डिटोरिएशन हुआ है गुजरात में, 80% जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग, अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं गुजरात में, उस पर बात नहीं करते। मैं आपको बताऊं, अभी 3 बजे तक राजकोट के बहुत से गांवों ने वोटिंग, 0 वोटिंग है वहां। आप आपके कैमरामैन को भेजिए वहां पर। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रोड तक, अप्रोच रोड तक नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। और ये डेटा अब इलेक्शन खत्म होने के बाद देश की जनता के सामने आएंगे। अच्छा, ये बताइए अभय दुबे साहब, निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी डिलीवरेबल्स पर बात कीजिए। आपने मैनिफेस्टो तक जारी नहीं किया। आपके पास हम आ रहे हैं तनेजा साहब, बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बात की। आप ये बताइए, ये जो तमाम आप बात कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है ये जो वोटर्स हैं, जब आप वोट डालने जा रहे हैं, उसके बीच ये जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। किन मुद्दों पर चुनाव की बात हो रही थी और आते आते किन मुद्दों पर आ चुके हैं हम? राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज तो करेंगे, लेकिन उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो रहा है? मतलब एक तरीके से इलेक्शंस में सब कुछ होता है, मानते हैं, लेकिन इसको आप किस रूप में देखेंगे? आप अगर इस पर रिप्लाई कर सकें, दुबे साहब। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक शुचिता में विश्वास रखती है। पुरजोर तरीके से किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसी प्रतिक्रिया अगर व्यक्त की जाती तो उसका न सिर्फ खंडन करना चाहिए, मगर वो स्वीकार योग्य भी नहीं है। मगर मैं देश के प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो क्या कहते थे? मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत, आपके स्वामी जी क्या कहते थे? नपुंसक प्रधानमंत्री। आपके पार्टी के अनुयायी क्या कहते थे? नामर्द प्रधानमंत्री। इतना स्तरहीन प्रचार आपने किया, हम उसमें नहीं, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस बयान से, इसकी खंडन किया ही जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। मगर डिलीवरेबल्स पर किसी भी पर्सनल अटैक को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया, किसी भी पर्सनल अटैक को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टीज को भी शायद ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के पर्सनल अटैक से या विकास के मुद्दों से अलग बात करने से शायद गुजरात की जनता तो यहाँ पर है वोट डालने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि गुजरात की जनता को क्या चाहिए, उनके मन की बात।
जो वो है ये है कि उनको नौकरी, विकास, डेवलपमेंट इन मुद्दों पर वोट करना है, जो कि शुरुआत में हमने देखा था। गुजरात मॉडल तो पूरे देश में जाना जाता है, पता नहीं क्यों इन बातों से बिल्कुल हटकर पार्टीज अब पर्सनल अटैक पर आ गई थी। लेकिन मैं तुरंत एक सवाल नरेंद्र तनेजा जी से भी पूछूंगी, उसके बाद हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद साहब भी आ गए हैं स्टूडियो में। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, रोज एक सवाल राहुल गांधी जी ट्विटर पर पूछते हैं, अब तो 11वां सवाल उनका आ गया है, जवाब क्यों नहीं देती है पार्टी? सवाल इस बात का, राहुल जी के सवाल ऐसे होते हैं खुद जवाब दे देते हैं। एक भाषण में उन्होंने कहा गुजरात में 70 लाख लोग बेरोजगार हैं। दूसरी मीटिंग उसी दिन शाम को 4 बजे ही उन्होंने कहा 50 लाख बेरोजगार हैं। एक में जाकर के उन्होंने 35 लाख बोल दिया। अब तक तो वो हो गया होगा 0। वो खुद जवाब देते रहते हैं ना, आपको तो पता ही है सारा कुछ राहुल जी के बारे में ना। प्रश्न इस बात का है, जिस कांग्रेस की बात अभय जी कर रहे हैं वो कांग्रेस है कहां? जो लोग, जो आज युवा वहां पे तमाम वोट दे रहे हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, 22 साल से तो वहां कांग्रेस जीती नहीं है, वो तो ये पूछते हैं ये कांग्रेस है कहां? कांग्रेस किस चीज का नाम है? म्यूजियम में जाके देखें क्या? म्यूजियम में तो कांग्रेस रखी नहीं गई है। अच्छा, वहां पे 3 जाति के नेता हैं, उनको आउटसोर्स कर दिया गया है, वो जाति 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 कर रहे हैं। कांग्रेस तो वहां कहीं दिखती नहीं है, इसीलिए ना कोई कांग्रेस का कोई चेहरा है, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता। 4-5 नाम दर्शक आपको कोई बता दें कांग्रेस में है क्या कोई? क्या राहुल जी बनेंगे मुख्यमंत्री? अहमद पटेल बनाना चाहते हैं और उनका छुपा रहे हैं उसकी बात को। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप सवाल करिए। आपने कहा हमारा तो जो काम 22 साल में हमने किया है गुजरात में, हर पूरा देश जानता है। गुजरात मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा है। 10% जीडीपी ग्रोथ है गुजरात की पूरे विश्व में, विश्व भर में किसी की नहीं है जो बीजेपी ने वहां डिलीवर किया। 10%। नरेंद्र तनेजा में आए थे, क्या वहां का सरकारी बजट था और आज आप बजट उठा कर नरेंद्र तनेजा जी, आपको लगता नहीं है कि इस बार जनता जानती है? नरेंद्र तनेजा जी, इस बात आपको लगता नहीं है कि शायद पार्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत ये टेंशन होगी कि हाँ, जो शायद गुजरात का कारोबारी है, एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ही, और जो गुजरात का कारोबारी है कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर उसके जो कंधे पर बोझ ज्यादा बढ़ा है, ये पार्टी के अंदर डेफिनेटली सुगबुगाहट जरूर होगी, इस पर चर्चा जरूर होती होगी, क्योंकि ऐसी धुआंधार रैलियां हमने इससे पहले गुजरात के अपने क्षेत्र में तो कभी नहीं देखी है। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये बात सच है कि गुजरात का छोटा ट्रेडर और जो टेक्सटाइल का व्यापारी था, उसको जीएसटी का जिस हिसाब से इंप्लीमेंटेशन उसको लेके उसको शिकायतें थी। हमने उनकी सारी शिकायतों को सुना है और उसको एड्रेस किया, और आने वाले 3-4 महीने में उनकी एक शिकायत जो है उसका समाधान होगा। हमने उसको विश्वास में उनको लिया है। तो देखिए, जीएसटी नई चीज है, वो आई तो थोड़ी असुविधा हो रही है और उसको हमने कन्वे करा है। और जो देखिए, वो एक बात, हमसे थोड़ा सा वो नाराज हो सकते थे या हुए थे, अब नहीं है, लेकिन हमको छोड़ के जाएंगे इसका तो गुजरात में प्रश्न ही नहीं उठता। गुजरात का व्यक्ति समझदार व्यक्ति है, समझदार वोटर है। कांग्रेस तो वहां है ही नहीं, किसको वोट देगा वो? अगर हमको नहीं देगा तो वहां तो कांग्रेस 3 जाति के नेता है, बस कांग्रेस तो है नहीं वहां पे। कांग्रेस संगठन के नाम पे आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप बड़ी से बड़ी टॉर्च लेके चले जाइए, आपको कांग्रेस पर नजर नहीं आएगी, वहां है ही नहीं। 3 जाति के नेता जिनके पीछे राहुल जी चल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और वापस दिल्ली आ जाएंगे वो 18 तारीख को, वापस कुछ नहीं दिखेगा इनको। हार्दिक बधाई हमको देंगे, हार्दिक पटेल नहीं दिखेगा, हार्दिक बधाइयां ही देंगे हमको। अनिल आनंद साहब हमारे साथ हैं। अनिल आनंद साहब, आप किस तरह से मूड देख रहे हैं, हवा किस तरह की देख रहे हैं? ये जो बात हो रही है उसको आप किस रूप में एनालाइज करेंगे? बीजेपी 150 सीट्स की बात कर रही है, लेकिन आपको लगता है ग्राउंड पर मेहनत करनी पड़ रही है, इस बार ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, उसमें कई तरह के इश्यूज हैं, जोर शोर से प्रधानमंत्री वहां पे कई रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आप इसको किस रूप में देखेंगे पूरी पिक्चर को? देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता जैसे तनेजा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ 22 साल में की हुकूमत रही, कोई भी हुकूमत आती है वो काम करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि ये कहा जाए कि पहले कुछ हुआ ही नहीं। जाहिर तौर पे 22 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने अच्छे काम किए होंगे और हैं भी, लेकिन अगर कुछ बात बिल्कुल सही होती, कोई कंफर्ट जोन होता, तो मुझे नहीं लगता मोदी जी को 40 रैलीज करने की जरूरत थी। आप ये देखेंगे जिस तरह से पहले लास्ट इलेक्शंस में 2012 की अगर हम बात करें, तब प्रधानमंत्री जिस तरह से सीएम थे और वो सेंटर पर, यूपीए पर अटैक किया करते थे, अब केंद्र में भी वो हैं, राज्य में भी उनकी सरकार है, वो अटैक किस पर करें एग्जैक्टली, और वो जैसे एजेंडा सेट करते थे बाकी फॉलो करते थे। इस बार आप कैसे देखेंगे वहां पर राहुल गांधी को जो रिस्पांस मिला या उनका जो कनेक्ट रहा, इसको आप दोनों को जब एनालाइज करते हैं, किस तरह से आप उसको? देखिए, आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि आप केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी ब्लेम करें तो किसको करें, लेकिन उन्होंने बहुत चतुराई के साथ गोल पोस्ट शिफ्ट की है। इसीलिए अगर आप देखें कुछ चंद महीने पहले से ही उनका पहला टारगेट थे राहुल गांधी,
और जाहिर है राहुल गांधी टारगेट है तो कांग्रेस टारगेट है, और वो कड़ी आज तक चलती आ रही है। रोज सुबह जब रैली होती है, आज भी 2 इशू नए निकल आए। हालांकि बदकिस्मती है उस लेवल पे प्रधानमंत्री जैसे इतने उच्च पद पर रहने वालों, इतने सशक्त प्रधानमंत्री को उस भाषा का या उन छोटे इश्यूज पे शहजाद पूनावाला अननोन एंटिटी हैं। आज एक यूथ कांग्रेस के कश्मीर के वर्कर को लेके उन्होंने पूरी रैली में पता नहीं कितना 15 मिनट डिवोट कर दिया। वोटर जा रहा होगा वोट करने, उसके जहन में क्या होगा लास्ट में, ये जब उसकी वोटिंग जाएगा, इस तरह की कोशिश यही होती है। और उससे क्या होता है, मेरा ये मानना है, मेरा तजुर्बा रहा है इतने सारे चुनाव कवर करने के बाद, मेरा हालांकि अब मीडिया के ज्यादा प्रोलिफरेशन होने की वजह से जरा इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है दिमाग के ऊपर। मेरा ये मानना है कि फेंस सीटर्स जो थोड़े से होते हैं उनके दिमाग में जरूर ये चीजें कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं। बाकी लोग एक तय कर चुके होते हैं, वो चाहे भाजपा के पक्ष में तय किया हो या कांग्रेस के किया हो। लेकिन ये आखिरी मौके की कोशिशें जो हैं, या आज वोटिंग थी तो पड़ोस वाले एरिया में जहां पे सेकंड फेज में वहां से बैठ के कुछ मैसेज दिया जाए, तो ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ कंसोलिडेशन करने में कुछ कसर थी जिसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वोटर तय कर चुके हैं क्योंकि पहले फेज के 89 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, और सीधे ग्राउंड जीरो से ही इस पर लाइव रिपोर्ट लेते हैं पोरबंदर से मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, वोटिंग तो खत्म हो गई है, अभी बताइए कि फिलहाल आपके पास क्या कुछ वहां पर अपडेट है, कितने % वोटिंग हुई है, आप कुछ जानकारी दे पाएंगे? देखिए, अभी अंतिम डेटा तो नहीं आया है पोलिंग परसेंटेज का, कुछ देर बाद मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं, मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूं, ये जो है स्वामी नारायण स्कूल है, इसी जगह पर 3 पोलिंग बूथ है जहां पर अब मतदान बंद हो चुका है, क्योंकि वक्त 5 बजे से ज्यादा का हो चुका है, तो दरवाजे बंद हो गए हैं और अगर कुछ मतदाता अंदर होंगे तो वो वोट करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी पोलिंग बूथ के अंदर 5 बजे के पहले आ चुका है उसको वोट करने दिया जाएगा। जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, तो इस बार जिस तरह से हर घंटे में तकरीबन 10 से 12% वोट पड़ा है, तो इस बार भी 70% के आसपास जाएगा, क्योंकि 2012 में 71.5% वोटिंग परसेंटेज रहा था पूरे गुजरात में। और इस बार हमने देखा है कि सुबह से खासकर महिला मतदाता और यंग जो वोटर हैं वो ज्यादा बड़ी तादाद में दिखे। पोरबंदर में हम जगह जगह गए, घूमते रहे, अधिकतर जगह पर यही स्थिति थी। अगर पोरबंदर जिले की 2 सीटों की बात करें, पोरबंदर शहर की इस सीट की बात करें, तो इसमें कांग्रेस के से अर्जुन मोडवाडिया है और बीजेपी से बाबू भाई है। दोनों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा है। अब तो वोट हो भी चुका है, तो हम आपको बता दें कि लगभग 50-50 का मुकाबला है यहाँ पर। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी भारी पड़ेगी या कांग्रेस भारी पड़ेगी, नजदीकी मुकाबला है। जैसे हम कल देर रात तक लोगों से चर्चा करते रहे, आज भी लोगों से दिन भर बात करते रहे, तो यहाँ कड़ा मुकाबला है। रही पोरबंदर की जो दूसरी सीट है, उस पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि वहां एनसीपी के कुंतल जडेजा चुनावी मैदान में है। बहुत नामी उनकी जो माता जी है, विधायक रही हैं, उनका बड़ा नाम रहा है, गॉड मदर के नाम से उनको पुकारा जाता था। उन्हीं के बेटे एनसीपी के टिकट से मैदान में है, वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो ये तो रही पोरबंदर जिले की 2 सीटों की बात। लेकिन बात करें पूरी गुजरात में, तो इस बार आपको बीते 22 सालों से एक चीज है जो अलग हटके आपको देखनी होगी, कि इस बार कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंस में दिखी और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैदान में दिखी, कड़ी टक्कर देते हुए दिखी, ये बात साफ है। हालांकि वोटर पोरबंदर के बाहर जिन भी शहरों में हमने वोटर्स से बात की, हम फ्लाइट में आ रहे थे, राजकोट के कुछ यूथ वोटर्स थे, उन्होंने कहा अधिकतर लोगों ने कि मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा। तो मोदी के विकास के काम को इग्नोर नहीं कर रहा है गुजरात, लेकिन कुछ जो चीजें हैं, जो बयानबाजी हुई है या कुछ चीजें हैं उनको लेकर, या आंदोलन मूवमेंट कुछ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा बहुत ब्रह्म, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, कांग्रेस मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जैसा हमने रैलियों में भी ट्रेंड देखा है, लेकिन लास्ट में जो बयानबाजी हुई उसका असर जरूर दिखेगा। हाँ, यही मैं आपसे इनफैक्ट जानना चाहती हूँ। उससे पहले आपने जवाब दिया कि लास्ट में जो बयानबाजी हुई है उसका असर जरूर देखने को मिला है, वाकई। लेकिन कांटे की टक्कर है इस बार ग्राउंड जीरो पर। जो भी हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट दे रहे हैं, इनफैक्ट सौरभ, आप भी पिछले 1 महीने से लगातार गुजरात के अलग अलग जिलों से लाइव शोज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं, छोटे बड़े कारोबारियों से बात कर रहे हैं। जरा आप भी बताइए कि आपको वहां पर क्या फील और क्या ट्रेंड इस बार नजर आया है? 2012 और 2017 में क्या फर्क है? जी बिल्कुल स्वाति, अगर हम देखें, ये चुनाव अपने आप में कई मायनों में अहम है। इसका अगर हम देखें, बड़ा ये टेस्ट है प्रधानमंत्री के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी,
और वहां पर जिस तरह से हमने देखा जीएसटी का बड़ा इंपैक्ट था वहां जब हमने ट्रैवल किया और पाया कि क्योंकि वहां पर कारोबारियों का गढ़ है, वहां पर एसएमईज के कई क्लस्टर्स हैं, वहां कई तरह के अगर हम देखें फार्मा हो, ऑटो हो, डायमंड का हो, टेक्सटाइल का हो, अलग अलग क्लस्टर्स में वहां कारोबारी बड़ी संख्या में है और उनमें काफी आक्रोश था। खासकर सूरत में जहां वोटिंग हो रही है वहां से वो एक देशव्यापी आंदोलन की भी एक समय बात कर रहे थे। उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने उनकी कई शिकायतों को एड्रेस करने की कोशिश की है, सिंप्लीफिकेशन किया है, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं इस पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो। नाराजगी कुछ दिख रही थी। वहीं पर यंगस्टर्स जॉब की बात कर रहे थे, कुछ हेल्थ सर्विसेज में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे। तो मुद्दे कई रहे हैं, लेकिन मुकाबला नो डाउट इस बार जो है हम देख रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग है। साथ साथ जैसे पाटीदार का एंगल जुड़ गया है तो उससे ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग और ज्यादा हो गया, क्योंकि उनकी अपनी कम्युनिटी में यंग ब्रिगेड के साथ काफी अच्छी पकड़ भी है। तो ये चुनाव के मायने जो रिजल्ट्स आएंगे काफी बड़े रहने वाले हैं। बिल्कुल नरेंद्र तनेजा जी, क्योंकि जो हमारे जो रिपोर्टर्स भी ऑन ग्राउंड जिन्होंने रिपोर्टिंग की है वहां पर फील जानने की कोशिश की है। कुछ बड़े फैक्टर्स यहां पर बहुत ज्यादा लोग एक्चुअली समझेंगे कि एक पाटीदार जो युवा नेता है वो बीजेपी के साथ नहीं है। हम ट्रेडिशनल वोट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो युवाओं को साथ लेने में कामयाब रहता है, क्योंकि उसने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है कई मांगों पर, आरक्षण के मुद्दों पर, तो बीजेपी को आपको लगता है इस बार ये वाकई बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है? देखिए, कोई भी जो चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी में, छोटा से छोटा चुनाव, बड़ा से छोटा, हम पूरी ताकत से उसको लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम सर्वे भी आए थे, हुआ था, ये हुआ था भाई अखिलेश जी की गवर्नमेंट बनेगी, समाजवादी की बनेगी, कांग्रेस से इन लोगों की मिलके बनेगी, हम कि भाई बीजेपी को तो 125 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मैं खूब वहां जगह जगह गया भी था, और लेकिन आपने रिजल्ट जब आए तो देखा कि सब क्या हुआ, सब ध्वस्त हो गए थे। गुजरात के अंदर भी यह है कि थोड़ी सी नाराजगी पाटीदार कम्युनिटी में हमारे को लेकर के कुछ युवाओं में है, बात सच है, उसको हम नकारेंगे नहीं, लेकिन हमने जो उसी कम्युनिटी को, हम उस कम्युनिटी को जितना हम जानते हैं कांग्रेस नहीं जानती, हम जानते हैं, हमारी हर स्तर पर उनसे बात हुई है। हो सकता है कुछ लोग हमारे से नाराजगी कुछ लोगों की हो, और नाराजगी को लेकर हम उनसे झूठा वादा नहीं कर सकते। हार्दिक पटेल का दाम बीजेपी को भारी ना पड़ जाए इस बार, कर ही नहीं सकते। नहीं, आपको एक देखिए बात बताएं, लोकतंत्र की खूबी यही होती है कि तरह तरह के विचार नए समय समय के साथ आते हैं। और दूसरी बात यह कि हमने ये तय किया, हमको भी अप्रोच किया गया था, हमने कहा हम झूठा वादा नहीं करेंगे, हम हार्दिक पटेल हो या कोई भी, हम झूठा वादा नहीं करेंगे रिजर्वेशन को, हमने नहीं किया। कांग्रेस ने कर दिया है, करेगी कैसे पूरा, वो जानते, वो लोग भी जानते हैं और कांग्रेस भी अंदर से जानती है कि झूठा वादा है। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, कोई भी समुदाय है, युवा लोग, हम युवा से कैसे झूठ बोल सकते हैं? हम नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, हमने ईमानदारी से उनसे बात करो। काफी लोग हमारे साथ है। जब जिस दिन 18 तारीख को रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कि उन्होंने अच्छी तरीके से तौल के, हर चीज को समझ के, अंत में जो है वो ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई बरगला सकता है, कोई बहका सकता है, कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, वो कहीं जाने वाले नहीं। दुबे साहब, आप बता सकें हमें, जिस तरह से आज फर्स्ट फेज जो है हो रहा है, उसमें आपने कंप्लेंट की है ईवीएम में मैल फंक्शनिंग की, कुछ गड़बड़ियों की, उस पर आप बताएंगे? कहीं बताया जा रहा था कुछ ब्लूटूथ के साथ है, ईसी ने उसको डिस्पोज कर दिया है, एग्जैक्टली क्या शिकायत है, क्या दिक्कत है, आप बताएंगे? देखिए, वो एक अर्जुन मोडवाड़िया जी ने शिकायत की थी कि हैक करने की कोशिश की गई है और एक वाईफाई वहाँ पर एक्टिवेटेड था, ये भी पाया गया है, लेकिन वो तो फिर इलेक्शन कमीशन एंड ऑफ द डे जांच करेगा और हमें भरोसा है इलेक्शन कमीशन पर कि वो निष्पक्ष जांच करके सही परिणामों को सामने लाएगा। जहाँ तक बार बार ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही कि कांग्रेस ने झूठे वादे कर दिए, मुझको आश्चर्य हुआ कि देश के कानून मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बड़े जानकार हैं। मुझे बताइए, तमिलनाडु में बैकवर्ड क्लासेस 30%, मोस्ट बैकवर्ड क्लास 10%, डिनोटिफाइड कम्युनिटी 10%, शेड्यूल कास्ट 15%, अनूर्थैयार कम्युनिटी 3%, शेड्यूल ट्राइब 1%, 69% का रिजर्वेशन चल रहा है लंबे समय से। ये तो इनकी दुर्भावना है पाटीदार समाज के खिलाफ। वहां उससे ज्यादा आक्रोश उनका ये है कि वो मार्जिनल फार्मर बड़ी संख्या में हैं, ना तो उनको सपोर्ट प्राइस वहां मिलती है, ना युवाओं के पास रोजगार वहां है, और उनके युवाओं के सीने में गोलियां मार दी। हमने कहा है कि हमारा कमिटमेंट है। देखिए स्वाति जी, इतिहास साक्षी है, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अक्षरशः वादे पूरे किए हैं, चाहे वो 125 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार हो, चाहे 10 करोड़ आदिवासियों को वनाधिकार अधिनियम का प्रश्न हो, 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार हो।
पाटीदार समाज को हमने आश्वस्त किया है, हम सरकार वो तो में 50% से ज्यादा की मांग कर रहे हैं। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अभय जी एक बार अपडेट देना जरूरी हो जाता है। गुजरात में 4 बजे तक 60.16% वोटिंग दर्ज की गई है। नवसारी की बात करें सबसे ज्यादा 67.56% वोटिंग, मोरबी में 67.37% मतदान। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शाम 4 बजे तक गुजरात में 7.160% वोटिंग हुई है। मतलब 1 घंटे का जब और आंकड़ा आएगा, क्या ये आंकड़ा पिछले बार के 71% के आंकड़ों को पार करेगा? ये जानना अब जरूरी हो जाता है। कुछ देरों में जो आधिकारिक आंकड़े हमारे पास जरूर आएंगे और हमारे सहयोगी सूरत से केतन जोशी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हम आपको बताएं कि 4 बजे तक 60% वोटिंग, नवसारी में सबसे ज्यादा 67.56% मतदान अब तक रिकॉर्ड हुआ है। ये आंकड़े हैं सामने, और मोरबी में 67.37% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल, तो मतलब 2 से 4 बजे तक करीब 15% के आसपास का उसमें बिल्कुल, जैसा कि हमारे तमाम रिपोर्टर भी कह रहे थे कि हर एक घंटे में 15% तक ये इजाफा देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये फिगर आपके समक्ष है। आइए हम केतन का एक बार रुख करते हैं। केतन जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। केतन, बताइए किस तरह का आपको वहां पर ग्राउंड पर मूड नजर आ रहा है जब आपने बातचीत की? कैसा माहौल है, क्या कह रहे हैं वोटर्स एग्जैक्टली जो वोट करके आ रहे हैं? देखिए, बहुत ही दिलचस्प सर्वे रहा। जैसे कि हम कोई वोट करके बाहर आता था तो ऑन कैमरा वो शायद संदेह में रहता था, लेकिन ऑफ कैमरा है वो खुलकर बोलता था कि हमने इसको वोट किया। खासकर वराछा में हम गए, अभी हम 84 में विधानसभा में है जो कि भाजपा का गढ़ है। वराछा जहां सबसे अधिक पाटीदार है, उस सीट पर तो ये कहा गया कि हाँ हमने कांग्रेस को वोट किया है, लेकिन तादाद उतनी कम थी। लेकिन उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वराछा की सीट के ऊपर फाइट है। 12 सीट है सूरत शहर की, उनमें से वराछा और कतारगाम पर टफ फाइट है। शायद बीजेपी भी ये मान रही है कि शायद ये सीट हमें गंवानी पड़े, हालांकि परिणाम जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गुजरात की जनता ने उत्साहपूर्वक वोटिंग किया है। 4 बजे तक का जो एवरेज आंकड़ा है वो 60% है। अगर उसमें 12 से 15% जोड़ दिया जाए तो पिछला विधानसभा चुनाव जो 2012 में हुआ था उनका रिकॉर्ड भी टूट सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 72% वोट हुआ था, और अभी जिस जगह पर हम मौजूद है वहां पर ऑलमोस्ट वोटिंग खत्म हो गई है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो सारा स्टाफ है, वो अब ईवीएम मशीन को बंद कर रहे हैं, और मशीन की जो अब सारी जो प्रक्रिया है वो बंद करके उनको सिक्योरिटी के साथ लेकर जाएंगे। सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ सुरक्षा कर्मी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उनका स्टाफ है अभी यहाँ, बाकी सबने शांतिपूर्ण वोट कर लिया है। यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ 80% से भी अधिक वोट किया गया है। यहाँ शिक्षित इलाका है, सूरत का सबसे रिच इलाका माना जाता है, तो लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। और अमूमन जब आधिकारिक आंकड़ा आएगा तब हम कह सकते हैं कि शायद 3% अधिक वोट होगा, लेकिन देखना होगा कुछ मिनटों के बाद इलेक्शन कमीशन है वो ये आंकड़ा घोषित करेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ एक्चुअली गिर सोमनाथ से भी जो आंकड़े हैं, यहाँ पर 63% वोटिंग यहाँ पर दर्ज की गई है। नर्मदा में लगभग 66% वोटिंग दर्ज की गई है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि पिछले बार के जो आंकड़े हैं उसको भी पार करते हुए रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर बम्पर मतदान सामने देखने को मिले। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ सूरत से ही के कामरेज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ गए हैं, जहां पर इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प जंग होने जा रही है। पाटीदारों का यहाँ पर एक अलग एंगल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बढ़ चढ़कर उन्होंने अपने यहाँ पर मुद्दे सामने रखे हैं। रवि त्रिपाठी, हम देख सकते हैं आपके साथ काफी लोग भी हैं, वोटिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कैसा उत्साह एक बार देखने को मिला है, क्या अलग नजर आया इस बार? देखिए, अगर बात करें सूरत की तो सूरत की 16 विधानसभा सीटें हैं जिले की, और 16 में से 15 बीजेपी के पास थी इसके पास। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का स्टेक पे है, बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है, और उस गढ़ में कांग्रेस कितना सेंध लगा पाती है ये देखने वाली बात है। क्योंकि पाटीदार आंदोलन का जो सबसे ज्यादा असर है वो सूरत में देखने को मिलेगा, फर्स्ट फेज में जो कहा जा रहा है। और खास तौर पे सूरत में जीएसटी का भी नुकसान है, पाटीदार आंदोलन भी एक मुद्दा है। तमाम वो लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा कि चूंकि यहाँ पाटीदार बहुत ज्यादा हैं, पाटीदारों के इलाके में क्या वाकई वोट का असर पड़ेगा? पाटीदार इलाका कहा जाता है इसको, क्या वो मुद्दे रहे जिसके अब तो 5 बजे वोट खत्म हो चुका, क्या लगता है किस पार्टी को बढ़त होगी इस बार? इसको तो कांग्रेस को ही ज्यादा, वो पाटीदार का वो गढ़ माना जाता है, वो कांग्रेस विधानसभा। इसीलिए सभी गुजरात ये
आपको क्या लगता है? अरे यहाँ सूरत में तो कांग्रेस की सीट आएगी, लेकिन गुजरात में कहीं नहीं आएगी। गुजरात में भाजपा ही आएगी और पूरे गुजरात में भगवा ही आएगा। भगवा 100 बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी 150 ओनली बीजेपी तो नहीं लग रहा मुझे। आप बताइए, आपको क्या लगता है? 120 तो कांग्रेस वाले भी 110 से ज्यादा नहीं बोल रहे, आप 120 बोल रहे हैं। 120 से जाएगी, ज्यादा हमारे को चाहिए नहीं। देखिए तमाम लोग, आपको क्या भाजपा बीजेपी जाएगा। बीजेपी आएगी। रवि हम सुन पा रहे हैं बीजेपी सपोर्टर से, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सपोर्टर तो कांग्रेस के अपने एस्टिमेशन से ही ज्यादा उनके नंबर बता रहे हैं। उत्साह बहुत ज्यादा है, लेकिन हम तब से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो गुजरात की जनता है, खासतौर पर युवा, उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दिए हैं इस बार। क्योंकि हमें जो रैलियों में सुनाई देता है वो तो मुद्दे कुछ और है, लेकिन लोगों ने दरअसल किन मुद्दों पर वोट दिया है, ये जरा पूछिए। बिल्कुल, ये आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि अभी जो मतदान हुआ है, आप लोग नौजवान भी हैं, किन मुद्दों पर मतदान किया आप लोग? क्या मुद्दा रहा है इस बार? विकास का मुद्दा विकास है। विकास। अरे गुजरात में सब कुछ अच्छा है। क्या है? सब शिक्षण है, कोई कमी नहीं है। विकास का नमूना है टर्मिनल BRTS। विकास का बहुत बड़ा नमूना है। इधर पहले 2 पट्टी रोड था, 4 लेन बोर्ड है। सब जगह पे ओवरब्रिज है। सूरत में ओवरब्रिज तमाम रोड पर से पहले आज नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा, देखिए मुझे जो दिखा है यहाँ पे कि सूरत शहर जो है एक तरह से कहा जाए नंबर ऑफ फ्लाईओवर, मतलब फ्लाईओवर का जाल है सूरत शहर में। और साथ साथ आपको अगर BRT कॉरिडोर की बात करें तो दिल्ली हम लोग रहते हैं, दिल्ली में एक BRT कॉरिडोर एक रूट में सक्सेस नहीं हो पाया, और सूरत को देखें तो चारों तरफ से BRT ने घेर रखा है। और BRT कॉरिडोर है, रिंग रोड है, तमाम तरह की बातें यहाँ मुद्दे पे। विकास की बात भी लोग कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ कुछ लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी भी इस बार आ सकती है कुछ सीटों पे, ऐसा लग रहा है कांग्रेस बढ़त में होगी। कांग्रेस के लोगों का अनुमान अभी से चालू हो गया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 122 सीट, बीजेपी का लोग का दावा, जो अमित शाह का दावा, वही 150 सीट। लेकिन यहाँ के जो लोकल मुद्दे रहे उसमें तो अगर ओवरऑल बात करें तो GST एक बड़ा मुद्दा रहा है। GST से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। दूसरा पाटीदार आंदोलन जो चला, आरक्षण का जो मुद्दा था, जो पाटीदार इस इलाके में है वो उम्मीद लगाए हुए थे और वो कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल के साथ सहानुभूति पूर्वक जुड़े हुए थे। लेकिन पाटीदारों ने क्या वोट भी दिया है, हार्दिक के कहने पे ये संशय की बात है। पाटीदारों में आधा कहीं ना कहीं टूट हुआ है, क्योंकि पाटीदार मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ गया है और कहीं ना कहीं 30-40% हार्दिक। रवि त्रिपाठी, ये बिल्कुल सही बात है। जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है पाटीदारों का, वो तो बीजेपी के साथ है। जो नए युवा उभर कर आए हैं वो हार्दिक पटेल के साथ है। और हमने ये भी देखा है कि हार्दिक पटेल की रैलियों में पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ी भीड़ भी देखी गई है। तो क्या वो भीड़ एक्चुअली वोट में कल्मिनेट हुई है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश भी हैं लगातार। सौरभ, ब्रह्म प्रकाश, बताइए आपको वहां पर किस तरह का मूड नजर आ रहा है? चुनाव जिस तरह से अब वोटिंग थी फर्स्ट फेज की, आज वो ओवर हुई, क्या एनालिसिस रहा वहां पर? देखिए, मैं जिस बूथ पर हूं पोरबंदर के, इस जगह पर तो ताला लग चुका है और मैं चूंकि परिसर में मौजूद हूं तो सिक्योरिटी वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बाहर जाएं और वो पूरी तरह से लॉक करें। लेकिन सुबह से जो हमने तस्वीर देखी युवाओं की, जो वोटिंग पैटर्न देखा, महिलाएं निकल कर आई, बड़ी तादाद में निकल कर आई, तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि इस बार भी परसेंटेज 70 से ज्यादा जाएगा। और जिस तरह अभी तक का मैं बता दूं जो आया है, तकरीबन 61% जो है वो डेटा आया है 4 बजे तक का, और तकरीबन इसमें ये मानिए कि 10-12% और ये आगे जाएगा और 70 के पार जाएगा वोटिंग परसेंटेज। और रही बात इस बार असर की, तो आप ये मानकर चलिए कि अगर जैसा मैंने पहले बताया कि इस सीट की पर्टिकुलर अगर पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो दोनों में बीजेपी के लिए बहुत ही कड़ी चुनौती है इन दोनों सीटों को निकालना। लेकिन बात करें ओवरऑल गुजरात की, तो जहां जहां है लास्ट के जो 2 दिन है, मैं आपको बता दूं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम चीजों को गुजरात के लोगों से जोड़ा है, जो उन्होंने 10-12 चीजें कही हैं जो कई नेताओं ने पहले भी कही थी, उनके लिए बातें वो पब्लिक को गिना रहे हैं कि देखिए जी मुझे ये कहा गया, देखिए जी ये मुझे ये कहा गया और ये मेरा नहीं, ये आपका अपमान है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय युवाओं में रहा है, मैंने देखा है, और कहीं ना कहीं इसका असर दिख सकता है, इसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। याद कीजिए 2007 में सोनिया गांधी का सिर्फ एक बयान कांग्रेस की
हार का कारण बन गया था। और आप देखिए 2012 में 39% कांग्रेस ने वोट लिए थे, 48% बीजेपी ने। महज 9% के वोटिंग परसेंटेज के अंतर ने सीटों में बहुत बड़ा गैप कर दिया था। यही वजह है कि पोलिंग परसेंटेज में भले ही कांग्रेस नजदीकी रहे बीजेपी के, लेकिन अगर 8-10% का गैप हो गया तो सीटों का अंतर बहुत हो जाएगा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि सीटों का अंतर बहुत हो जाएगा और उस अंतर को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस भी करेगी इस बार, और एक कड़ी टक्कर भी देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे पास पोरबंदर से तस्वीरें लाइव दिखाने के लिए और लाइव रिपोर्टिंग वहां से करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी अभय दुबे साहब, आप हमें बता सकें, इस बार हमने देखा जिस तरह हमने गुजरात में जब ट्रैवल किया तो राहुल गांधी को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे थे। उन्होंने ट्रेडर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, यंगस्टर्स हों, उनसे मुलाकात की, उनके मुद्दे समझने की कोशिश की, वो कनेक्ट नजर आ रहा था। आप इसको किस तरह से देखेंगे, जो बदले अंदाज, जो तेवर थे, कितनी सीट्स एग्जैक्टली मिल पाएंगी? बीजेपी तो 150 सीट्स की बात कर रही है, आप कुछ आंकड़ा शेयर कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार चुनावों से? नहीं, देखिए, ये स्पेकुलेशन स्टूडियो में बैठकर मैं करूं वो ठीक भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो जिन्होंने खूब काम किया, मैं भी अहमदाबाद से 2 दिन पहले ही आया हूं, और एक मोटे तौर पर आंकलन है कि 110 से 125 के बीच हम लोगों की सीट वहां होगी, क्योंकि सोसाइटी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो बार बार बात की जाती है कि अल्पेश और जिग्नेश, अल्पेश नेता कैसे बना? उसने कहा कि गुजरात अवैध शराब का एक गढ़ बन गया है। आप देखिए, अप्रैल 2017 का अहमदाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन, वो कहते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ शराबबंदी है। आईपीसी के 3,33,000 मुकदमों में से 54,000 मुकदमे अकेले शराबबंदी के हैं। तो ये उनका निर्णय था। किसानों से जब राहुल जी ने बात की तो उन्होंने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट एक ऑर्डिनेंस लाए थे मोदी जी 2002 में, जिसमें ये स्ट्रक डाउन करने की उसी बेसिस पर कोशिश की केंद्रीय कानून को। उनके कंसर्न थे कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी जमीनें छीन करके और मुट्ठी भर लोगों को दी गई। तो ये जरूर 10% ग्रोथ रेट की बात करते हो, मगर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है गुजरात का, वो कोलैप्स हो गया है। अच्छा दुबे साहब, ये बताइए, बड़े लोग जरूर साधन संपन्न दिखेंगे। आप एक बात बता सकें, फिर तनेजा साहब से उसका रिएक्शन लेंगे। जीएसटी एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि गुजरात में बड़ा बेस है कारोबारियों का, उनमें असंतोष भी था, लेकिन उसमें काफी हमने देखा है सरलता लाई गई है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है। लेकिन यहां पर केंद्र में वित्त मंत्री कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल में तो आप लोग उसका समर्थन करते हैं, जो आपके नुमाइंदे होते हैं, बाहर उसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं ये प्रॉब्लम हुई, तो फिर आखिर जीएसटी काउंसिल में क्यों सपोर्ट करते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। व्हाइट पेपर लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर साहब। जीएसटी काउंसिल में हमारे जो डिसेंट्स थे, जिन पर हमने विरोध दर्ज कराया था, किसी को एक्मोडेट नहीं किया इन्होंने। हमने तो अभी तक भी कहा क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप लेते। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने गुजरात में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मेरे पास ये डेटा है, 3,54,000 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर केंद्र की सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इकट्ठा किया। फाइनेंस मिनिस्टर जी, आप बताइए, आपका सब्सिडी का बर्डन कितना रह गया? अपने शासित राज्यों में, हमारे टाइम से 1,52,000 करोड़ कलेक्शन। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर टैक्स खत्म कर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वित्त मंत्री जी बताइए, कर्नाटका में कितना है? 30%, हिमाचल में कितना है? 27%, महाराष्ट्र में 42% है। आप 36% से 42% आपके राज्य लेते हैं। ले लीजिए ना, जीएसटी में लेकर आइए, दे दीजिए कंपनसेशन, हम क्या मना करते हैं? ठीक है, ये जवाब हम जानेंगे केंद्र से। तनेजा जी कुछ कहना चाह, लेकिन सर नरेंद्र जी, आप ही की बात आगे बढ़े और लोगों की राय भी उसमें जुड़े, उससे पहले मैं दरअसल लोगों की राय ही आपको सुनाना चाहती हूं, क्योंकि सूरत से ही रवि त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। और रवि त्रिपाठी यहाँ पर फाइनल यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार, क्योंकि वहां पर रवि आपने बोला कि सूरत में बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग की है, लेकिन ये जरा बताइए कि जीएसटी को या जीएसटी से होने वाली दिक्कतों को क्या सूरत का व्यापारी पूरी तरह से भूल गया है? क्या वो आश्वस्त हो गया है कि हाँ, जो ये कदम लिया गया वो अच्छा कदम था और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस बार वोटिंग पैटर्न पर नजर नहीं आएगा?
देखिए, अगर बात करें व्यापारियों की तो मैं सुबह व्यापारियों के इलाके में था और ज़्यादातर व्यापारियों ने ये कहा है कि जीएसटी से थोड़ी तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन आने वाले एक दो साल में जीएसटी हमारे लिए फायदेमंद होगा। और जीएसटी के वो समर्थन में है, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक कठोर कदम लिया है, उससे दिक्कत जरूरी हुई है लेकिन उससे समाधान निकलेगा। लेकिन जीएसटी से दूसरा तबका भी जुड़ता है, जो मजदूर तबका, जिसमें कहा जाता है कभी लोगों का रोजगार गया। आपको लगता है कि जीएसटी से कोई नुकसान हुआ है सूरत के? कोई नुकसान नहीं। इससे है कि जो टैक्स चोरी करते थे आज जो रेगुलर भर रहे हैं, उससे देश हित में ही काम होगा, गरीब लोगों को ही फायदा मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप आइए आगे बताएंगे, जीएसटी से आप लोगों को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? फायदा, नुकसान कुछ नहीं हुआ, फायदा हुआ। लोग तो कह रहे हैं नुकसान हुआ है बहुत। कोई गलत बात है, कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ है। जीएसटी से फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सब मिला के एक टैक्स हो गया, सब टैक्स खत्म हो गया, एक ही टैक्स हो गया। आपको जीएसटी से लगता है आप लोग के नौकरी पे कोई असर पड़ा है? जो आप लोग काम नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब कंपनी ये प्राइस मारती है तो ये प्राइस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, अरे दुकानदार को ये प्राइस के नीचे देना पड़ेगा। जो आज तो 400 में देते हैं, प्राइस 700। चूंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे लग रहा है कि तमाम काम करने वाले लोग होंगे, तो आपको लगता है कि जीएसटी ने आपके जीवन को कहीं ना कहीं तबाह किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी में कुछ फर्क नहीं हुआ है, जो चल रहा है वो रेगुलर ही चल रहा है। बाकी जो नोटबंदी हुआ ना, उसके बाद फर्क हुआ था, वो भी थोड़ा सेटिंग हो गया, मगर जीएसटी में अच्छा हो गया। जीएसटी में सब एक ही टैक्स। किसी की नौकरी गई क्या जीएसटी की वजह से? आपको लगता है कि आपके इलाके में नौकरी गई? नहीं, नौकरी नहीं गई है, और सबके काम तो चलता है, सब अच्छा। ठीक है रवि, ठीक है रवि। यहाँ देखिए, ये लोग वो तबका है जो काम करते होंगे, छोटा छोटा काम करते होंगे, किसी कंपनी से जुड़े होंगे, इनको भी जीएसटी से कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। तो गजब की बात है। सूरत में कह रहे थे कि जीएसटी का सबसे ज्यादा असर होगा, जहाँ व्यापारी भी नाराज नहीं दिख रहा है और जो काम करने वाला वो भी नाराज नहीं दिख रहा। और ये रैंडम सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को रोक के बात की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग अचानक आते हैं और बात अपनी। ये तो जनता का मूड है रवि, ये तो जनता का मूड है, उनका रिएक्शन है, उनकी प्रतिक्रिया है जो सामने आ रही है। और ये बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिएक्शन है। जिन्होंने वोट किया है उनकी बातें हम जितने भी हमारे नुमाइंदे अलग अलग पार्टियों से उनके सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी, यहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए सूरत से। लेकिन इस पर अब नरेंद्र तनेजा जी, शायद अब आप बेटर पोजीशन पे होंगे और भी ज्यादा इस पर रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि जीएसटी को जितने भी फिलहाल अभी लोगों से हमने बात की है, उन्होंने एक बहुत बड़ा थम्स अप दिया है। देखिए, 3 पॉइंट में रखूंगा। जितना समय कांग्रेस को आपने दिया, आपने इतना मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो सारे चार्जेस थे। देखिए, पाटीदार कम्युनिटी की जहां तक बात है, 70% वोट उनके हमारे पास हैं, 70%। बाकी क्या है उसके बारे में 18 को पता लगेगा। और जो दूसरी बात है, जीएसटी काउंसिल का जो भी फैसला होता है वो भारत सरकार का फैसला नहीं है, जीएसटी काउंसिल का है, और कांग्रेस उसमें बराबर की हिस्सेदार है। अगर कांग्रेस अपने फैसले को गब्बर सिंह बोलती है और वहां राहुल जी जाकर उसे गब्बर सिंह बोलते हैं, तो राहुल जी गब्बर सिंह हैं, वो अपने बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि फैसले उन्होंने भी लिए हैं, जो भी फैसला है। और वहां जीएसटी काउंसिल में कुछ और कहना, इनका कहना है कि व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए। इसमें व्हाइट पेपर होगा क्या? ले आइए, आप भी बराबर के हिस्सेदार है, आप ले आइए, आज ले आइए, शाम को, कौन रोकता है आपको, है ना जी। और इसलिए यहां कुछ कहना, वहां जाके बोलना, ये कैरेक्टर पार्टी का दिखाता है कि ये पार्टी फरेबी है, झूठ बोलती है। और गुजरात का जो वोटर है समझदार है, सूरत का वोटर समझदार, वो जानती है ये यही फैसले ले रहे हैं, वहां के कुछ और बोल रहे हैं ये फरेबी पार्टी है, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अब इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया है, आज सुबह से शुरू हो गए, ईवीएम में खराबी है, उसी ईवीएम से पंजाब में जीत गई है, तब ये शांत रहे। अब इन्होंने हार इनकी होनी है, पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया है, भूमिका बन रही है। क्योंकि जब ये हारेंगे बुरी तरीके से, कहेंगे ईवीएम में खराबी थी, पंजाब में ईवीएम ठीक होती है, वही मशीन गुजरात में जाकर के कहते हो करे ब्लूटूथ से लगा दिया है। अरे भैया, सवाल इस बात का, हार तो आप रहे हैं, तो पहले से तैयारी, पहले से देश को तैयार कर रहे हैं कि ईवीएम पे डाल दो, क्योंकि वरना तो हम जीतने वाले थे। ये पार्टी का कैरेक्टर है। और दूसरी, 6 तारीख को मणिशंकर अय्यर के घर में जो बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के राजदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन सब लोगों ने भाग लिया, वहां क्या बातें हुई थी, उसके बाद मणिशंकर अय्यर का क्या वक्तव्य है। ये वो पार्टी है जिसके चरित्र को गुजरात की जनता जानती है। इनको भारत और भारतीयता से कुछ लेना देना नहीं है। ये परिवार के लिए काम करती है, ये सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है। इस परिवार के अलावा आगे काम ना सोच पाती है, ना काम कर पाती है। लोगों ने जीएसटी पर अभी अच्छी बातें कही है, तभी मैंने अपनी बात की शुरुआत इससे कही थी कि उन्होंने थम्स अप दिया है। लेकिन हाँ, रियल इसका नतीजा क्या होता है वो अभी हमें 18 तारीख को पता चल जाएगा। अभय जी इस पर कोई रिएक्शन देना चाहते हैं? अच्छी बात है तो अच्छी बातें होती है, लेकिन आपको पता है गब्बर सिंह कौन बोल रहा है? बिल्कुल, गब्बर सिंह कौन बोल रहा है? अभय जी, जीते तो राहुल, हारे तो ईवीएम। देखिए, हम हमने पहले, देखिए जीएसटी पर सुन लीजिए, हमने कहा था
हमारा आर्ग्यूमेंट था कि आप 18% की कैप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दीजिए, वो सरकार ने आप माने क्यों? कहा कि एक बार जीएसटी काउंसिल में हर फैसले में आपके हस्ताक्षर हैं, होगा तो पार्लियामेंट आना पड़ेगा। मैंने आपके बीच इंटरव्यू नहीं किया, सुन लीजिए, हस्ताक्षर हैं, हमने अभी भी जितने ये कोर्स करेक्शन करने की कोशिश उसमें रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम आएगी। समझना हर फैसले पे आपके दस्तखत है, वो आपका भी फैसला है। अगर वो गब्बर सिंह है तो आप गब्बर सिंह। उसका इनपुट क्रेडिट, उसका इनपुट क्रेडिट, अब उस इनपुट क्रेडिट में 300 करोड़ इनवाइस को मिलान करना है। आपने कहा 1 करोड़ रुपए से जो कम है वो 3 महीने में भर सकते हैं, तो बड़े आप गुमराह कर रहे हैं। आपने जो बातें जीएसटी आप गुमराह कर रहे हैं। हमने कहा था कि आप उसको देखिए, अब आपका समय आएगा जब तनेजा जी बोलिएगा। नरेंद्र जी जवाब सुन लीजिए, नरेंद्र जी बात सुन लीजिए, नरेंद्र जी अभय जी को भी बात पूरी करने दीजिए अपनी। फिर आप मुझे समय दीजिएगा, मुझे समय दीजिएगा। नरेंद्र जी अभी आपने अपनी बात कही, आप अपने कुछ पॉइंट्स रखे, उस पर जवाब दे रहे हैं अभय दुबे जी। अभय दुबे जी पूरी बात कीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर। अरे देखिए, 4,500 करोड़ पत्थर फेंकने वाले कश्मीर में और देश को विभाजित करने वाले, नारे लगाने वालों पर से बीजेपी और पीडीपी केस हटा ले तो ये राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी हमको नसीहत देते हैं, वो मेजर गोगोई पे अभी तक एफआईआर अपहरण की नहीं हटाई। उन्होंने जो बातें कही अभय दुबे जी, हम थोड़ा गुजरात पे केंद्रित रखते हैं क्योंकि अदरवाइज ये डिबेट किसी और ही दिशा में चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर को रास्ते से हटवाइए। आप पाकिस्तान में जाके आप कर रहे हैं अभय जी और नरेंद्र तनेजा जी, हम यही बात कर रहे थे कि इस बार गुजरात चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी है। सौरभ आप करेंगे ना? बिल्कुल, आइए हम ऐसा करते हैं, बधाई देते हैं। ठीक है अभय जी और नरेंद्र जी, आपने अपनी अपनी बातें रखी हैं और शो के बिल्कुल एंड में हम आ गए हैं। एक्सीड नहीं करना चाहते सर इस डिस्कशन को। आप प्रॉपर्ली हमने टाइम दिया है। आप पाकिस्तान में जाके सर प्लीज आगे बढ़ते हैं, विकास के मुद्दों पर बात अनिल आनंद साहब से हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। मुगलिया सल्तनत के तो आप दिखाई दे रहे हैं हमको। अभय जी, आनंद साहब, अनिल आनंद साहब के पास आना चाहेंगे। आनंद साहब ये बताइए, ये जो ने कहा था मुगलिया, आपकी बातें पूरी सुनी, अब आप ये बताइए अनिल आनंद साहब, जो अभी वोटर टर्नआउट जिस तरह से अभी तक आया है, इसको आप कैसे देखेंगे? अभी 5 बजे तक इसकी और हम देख रहे हैं परसेंटेज बढ़ेगी। जनरली वैसे देखा जाता था जब इलेक्शंस होते थे कि हाई वोटर टर्नआउट मतलब थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन अब क्या डायनेमिक्स, गणित क्या चेंज हुए हैं? और गुजरात में तो वैसे ही उसके अलग मायने रहते हैं। आप कैसे इसको देखेंगे जो वोटर टर्नआउट? आपने सही कहा, जब हम कई सालों से इलेक्शन में कवर करता आ रहा हूं तो हमारे वक्त में उस वक्त यही आंका जाता था कि हाई वोटर टर्नआउट मतलब कि बदलाव की हवा चल रही है। लेकिन कई परिप्रेक्ष्य बदल गए हैं चुनावों में, जैसे एंटी इनकम्बेंसी की डेफिनेशन बदल गई है। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में मैं कहूंगा कि अगर हाई वोटिंग परसेंटेज हुई और ये वो क्षेत्र है जहां पे चीजों को लेके कुछ खदशे हैं, भाजपा के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत है, चाहे तनेजा जी माने या ना माने। तो यहाँ हाई वोटर टर्नआउट का ये मतलब हम जरूर ले सकते हैं कि बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला है। जैसे हमारे एक साथी ने बिजनेस के रिपोर्टर ने कहा कि 16 सीटें हैं, उसमें से 15 उनकी हैं, तो क्या वो 15 रिटेन कर पाएंगे कि ना कर पाएं? तो हाई वोटर टर्नआउट को गुजरात के इन क्षेत्रों में मैं उस संदर्भ में देखता हूं, क्योंकि पाटीदार का स्ट्रांग प्रेजेंस भी है, प्लस जीएसटी का भी मेजर इम्पैक्ट हुआ वहां पर। पाटीदार का है, किसान है, किसान पाटीदार भी हैं, दूसरे भी हैं, कपास की खेती है यहाँ पे, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो बाकी ये भावुक स्टेटमेंट्स भी होती हैं, कुछ कमिटमेंट्स भी होती हैं लोगों की, जिन्होंने कैमरे पे आके कहा। कमिटमेंट्स भी हैं, मैं नहीं कहूंगा, जिनको लगा कि मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत लोग फैन हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पर इस डिस्कशन को खत्म करते, लेकिन हम आपको बताएं हमारी कवरेज यहाँ पर खत्म नहीं होती है। केतन हमारे सहयोगी है, वो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और भी हम समय देंगे यहाँ पर अपनी अपनी बात सामने रखने के लिए। लेकिन फिलहाल नरेंद्र तनेजा जी, साथी अभय दुबे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जी बिजनेस पर हमारी ये डिटेल कवरेज लगातार जारी रहेगी। अब से थोड़ी देर बाद हम लौटते हैं और 7 बजे तक हम आपको नॉन स्टॉप कवरेज दिखाएंगे और तमाम बड़े चेहरों के साथ।